गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ रश्मि। हमने डिस्कस किया था हमारा चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे उससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज, जिसमें आपने जो प्रीवियस नॉलेज जो गेन किया है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको सॉल्व आउट करने हैं। इसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर है? ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, जिसमें ऊपर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उनके बेसिस पे आपको आपके जो ब्लैंक्स हैं वो फिल करने हैं। क्लियर है? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन्स एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। एक ही टाइप के प्लांट्स को ग्रो करना, उनको कल्टीवेट करवाना एक बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर क्या कहलाता है ना? क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाएगा आपका? क्रॉप। क्या कहलाएगा? क्रॉप। सेकेंड है आपका, द लार्ज स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज ब्लैंक ऑफ द सॉइल। मतलब जब हम क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं तो उसके लिए सबसे पहली जो एक्सरसाइज हम करते हैं सॉइल के साथ वो कौन सी होती है? तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। थर्ड है, सीड्स वुड ब्लैंक ऑन टॉप ऑफ वाटर। डैमेज सीड के बारे में हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी कि हमें कैसे ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हम सीड यूज़ कर रहे हैं वो डैमेज हैं या डैमेज नहीं है। ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे कि हम कुछ सीड्स को, चाहे आप गेहूँ के ले लीजिए, चाहे आप किसी दूसरे क्रॉप के सीड्स ले लीजिए, उनको आप वाटर में क्या करिए, पोर करिए। अगर वो वाटर में नीचे की तरफ बैठ रहे हैं, नीचे की तरफ बॉटम में जाके सेटल डाउन हो रहे हैं, दैट मीन्स वो एक हेल्दी सीड्स हैं। बट यदि वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहे हैं तो वो क्या है, डैमेज सीड्स हैं। तो उसी पे बेस्ड, उसी एक्टिविटी पे बेस्ड है आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है? तो डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, for growing a crop sufficient sunlight and blank from the soil are essential. ठीक है? तो for growing the crop sufficient sunlight, water and nutrients from the soil are essential. ओके? मतलब आपको क्रॉप को ग्रो कराने के लिए सफिशिएंट सनलाइट के साथ साथ क्या चाहिए आपको, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब आ जाते हैं हमारे मैच द कॉलम पे। तो मैच द कॉलम पे आने के पहले आपको पता है कि मैं 2 कॉलम्स दिए हैं, जिनमें ए कॉलम्स में कुछ आपको पॉइंट्स दिए हैं, जिनके बेसिस पे आपको उन पॉइंट्स के सामने बी कॉलम के करेक्ट आंसर्स को मैच करते हुए लिखना है। ठीक है? तो फर्स्ट है आपका खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप कौन सी होती है बच्चों? जो रेनी सीजन में ग्रो कराई जाती है। ठीक है? रबी क्रॉप कौन सी होती है? जो कि आपके विंटर सीजन में ग्रो कराई जाती है, जैसे आपका अक्टूबर टू मार्च तक का जो टाइम रहता है उसमें ग्रो कराई जाती है। फिर आपका केमिकल फर्टिलाइज़र कौन कौन से होते हैं? फिर ऑर्गेनिक मैन्योर। ये कुछ पॉइंट्स हैं और बी कॉलम में कुछ क्या दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसके बेसिस पे आपको क्या करना है, आपको उनके ऑप्शंस को जज करते हुए लिखना है। तो सबसे पहले खरीफ क्रॉप पे आ जाते हैं। तो खरीफ क्रॉप में आपको पता है कि जो रेनी सीज़न में होती है, तो रेनी सीज़न में सबसे ज़्यादा किसकी नीड होती है? पैडी एंड मीस की। रबी क्रॉप में क्या हो जाएगा आपका? रबी क्रॉप में हो जाएगा मतलब जो आपको ठंड के टाइम पर या अक्टूबर टू मार्च में आप जो ग्रो कराते हो वो है आपका वीट, ग्राम एंड पी। केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं आपके यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर कौन से हो जाएंगे आपके? ऑर्गेनिक मैन्योर यानी आपके जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, वो नेचुरल सब्सटेंसेस जैसे आपका काऊ डंग हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, ये सब मिलके एक फर्टिलाइज़र बनाते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से मिलकर बनी हुई होती है, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर। क्लियर है? तो ऑर्गेनिक मैन्योर हो जाएगा आपका एनिमल एक्सक्रीटा, काऊ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। ठीक है? तो ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, बट उसके ऑप्शंस आप देख लीजिए, आपको नीचे हैं। अगर आप कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हैं तो आप देख के बिल्कुल उसको राइट डाउन कर सकते हैं। ओके।
ओके, नेक्स्ट आया है आपका गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। अभी हमने बताया कि खरीफ की जो क्रॉप होती है वो कौन से सीज़न में होती है, तो वो रेनी सीज़न में होती है। रबी की क्रॉप जो होती है वो आपकी कौन से सीज़न में होती है, वो अक्टूबर टू मार्च के बीच में होती है, मतलब विंटर सीज़न में होती है। ठीक है, तो खरीफ की क्रॉप की कोई एग्जाम्पल्स, तो मेज़, सोयाबीन, ये आपके पैडी, ये सब किसमें है, आपके खरीफ की जो है आपके क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा जो आपके रबी क्रॉप, तो रबी क्रॉप दैट मीन्स आपके जो ठंडी के टाइम पर या अक्टूबर टू मार्च के बीच में होंगी, वो कौन सी आपकी ग्राम एंड व्हीट। क्लियर है। इसके अलावा भी बच्चों अगर आपको कोई जो क्रॉप के नेम है वो याद आते हैं तो आप बिल्कुल राइट डाउन करिए। ऐसा नहीं है कि उसमें केवल 2 दिए हुए हैं तो आप 2 को ही राइट डाउन करें, आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए हैं, उसको आपके खुद के वर्ड्स में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वो एक्सरसाइज होती है जिसमें आप क्या करते हैं, सॉइल को लूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है ये, सॉइल को लूज़ कराते हैं। सॉइल को लूज़ हम इसलिए कराते हैं ताकि जो वो प्लांट रूट है वो अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए। डीपर टू डीपर मतलब बहुत अंदर तक उसको क्या कर जाए, वो पेनिट्रेट कर जाए। और जो लूज सॉइल है वो क्या करती है, सबसे पहले तो लूज सॉइल होती है तो वो पेनिट्रेट करने में, रूट्स को पेनिट्रेट करने में हेल्प करती है। दूसरी चीज़ वो क्या करती है, अर्थ वॉर्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में प्रेजेंट है उनको ग्रो करने में भी हेल्प करती है, जो कि आपके क्रॉप्स की यील्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। उसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। ठीक है, मतलब वो ह्यूमस क्रिएट करती है जो कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और आपके क्रॉप की ईल्ड को, ईल्ड का मतलब होता है बच्चों अमाउंट बढ़ाना, ठीक है, या फिर हेल्दी अमाउंट में ग्रो कराना। आपकी जो क्रॉप्स है उसको हेल्दी अमाउंट में ग्रो कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका सोइंग। सोइंग क्या होता है, सोइंग ऑफ सीड्स एट प्रॉपर डेप्थ एंड डिस्टेंस गिव अ गुड ईल्ड। सोइंग का मतलब होता है कि जो हेल्दी बीज होते हैं, हेल्दी बीज को आप क्या कराते हो, सॉइल में पोर करते हो और उसके बाद उन सॉइल में पोर किए गए हेल्दी बीज से आप क्या करते हो, हेल्दी ईल्ड वाली क्रॉप को गेन कर पाते हो। तो सोइंग मतलब बीजों को रोपना, ठीक है। तो सोइंग ऑफ सीड्स एट प्रॉपर डेप्थ एंड डिस्टेंस गिव अ गुड ईल्ड। अब देखिए, जब हम सोइंग की प्रोसेस करते हैं तो सीड डीपर तो जाता है, लेकिन उन सीड्स के बीच में कुछ डिस्टेंस भी होना चाहिए ताकि जो सॉइल से मिलने वाले नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, एयर, वाटर, मिनरल्स, है ना, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब जो नेचर से मिलती है उसको वो क्या कर सके, सारे प्लांट्स ईजिली अपने यूज़ के अकॉर्डिंग क्या कर सके, ग्रैस्प कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है वीडिंग। वीडिंग क्या होती है बच्चे, वीडिंग होती है अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं जो आपकी क्रॉप्स के साथ साथ आ जाते हैं उनको हटाने की प्रोसेस। ठीक है, इसके लिए आप वीडिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। वीडिंग involves the removal of unwanted and uncultivated plants called weeds. Weeding is essential as weed compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. It affects the growth of the crop. Some weeds are even poisonous for animal and human beings. आप सभी को क्लियर हो गया होगा वीडिंग क्या है। वीडिंग एक प्रोसेस है जो कि अनडिज़ायरेबल या अनवांटेड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स को जो कि क्रॉप्स के साथ कल्टीवेट हो रहे हैं, उग रहे हैं, उनको क्या करते हैं, उनको हटाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी वीडिंग कहलाती है। वीडिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो आपकी वीड्स होती हैं, वीड्स का मतलब खरपतवार, अनवांटेड प्लांट्स, वो क्या करती हैं, आपकी क्रॉप के प्लांट्स के साथ साथ उन कम्पीट करती हैं। किसके लिए कम्पीट करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, जो कि उसको भी ग्रो करने में हेल्प करेगा। अब वो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होंगे, वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। ठीक है, इट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। सम वीड्स आर इवन पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। ये क्या करते हैं, ये आपकी फसलों की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं और कुछ वीड तो इतने ज़्यादा हार्मफुल और पॉइजनस होते हैं कि वो एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन बीइंग को भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका थ्रेशिंग।
थ्रेशिंग क्या होती है? सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द काफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है, मतलब जैसे गेहूँ होता है तो गेहूँ किसके अंदर होता है? गेहूँ उसकी बाली के अंदर होता है, मतलब गेहूँ के ऊपर उसका खोल होता है, खोल मतलब आवरण, उसके अंदर गेहूँ होता है। तो उस खोल से गेहूँ को हटाना वो क्या कहलाती है? प्रोसेस थ्रेशिंग कहलाती है। इसके लिए आप हार्वेस्टर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब जब हमने डिस्कस किया था तो हमने ये बताया था कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंस है। तो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र ईज़िली आपके जो सिंथेटिक मतलब मैन मेड मैन मेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। और मैन्योर क्या होता है आपका? मैन्योर होता है नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र इज़ मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र क्या है? मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मतलब ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है। और उसमें ये देखा जाता है कि फसलों के लिए कौन कौन से जो इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्दी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एसेंशियल है। तो उसके लिए फर्टिलाइज़र तैयार किया जाता है कुछ इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक सॉल्ट की हेल्प से, जो कि उस क्रॉप की फर्टिलिटी को बढ़ाने में, ग्रोथ करने में, यील्ड को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज़ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। मैन्योर क्या होता है? नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है, नेचुरल सब्सटेंसेस के डिकम्पोजिशन से मिलकर बना होता है। ये होता है आपका कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। फिर है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र कहाँ प्रिपेयर होता है? फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर होता है। मैन्योर, मैन्योर कहाँ डिस्कस होता है? मैन्योर आपका फील्ड पे कहाँ पर मैन्योर कहाँ पे प्रिपेयर होता है? तो मैन्योर प्रिपेयर होता है आपका फील्ड पर, मतलब खेतों में भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, किसी ज़मीन के किसी भी खुले हुए हिस्से में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक प्लांट वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट और काउ डंग एंड एट्सेट्रा। फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र का थर्ड पॉइंट है फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। अब ये कोई भी ह्यूमस जो है सॉइल को प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। क्लियर है? जबकि इसके अपोजिट जो मैन्योर है, जो ऑर्गेनिक आपका मैन्योर है या ऑर्गेनिक खाद है या बायो खाद जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है? वो आपके सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड ईजिली कराता है। फोर्थ पॉइंट है फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब फर्टिलाइजर्स में कुछ अमाउंट्स जैसे पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जबकि आपका जो मैन्योर है, मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर क्या होते हैं आपके? कुछ जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे लेस रिच होते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा आपके जो मैन्योर हैं आपके अर्थवर्म, सॉइल की फर्टिलिटी, उसे ह्यूमस प्रोवाइड करना, इन सब में हेल्प करता है, जिसके कारण आपकी जो क्रॉप की यील्ड है वो बढ़ती है। और दूसरी चीज़ जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो क्या हो जाते हैं? वो कम हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ इरिगेशन? डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। अब इरिगेशन क्या है? इरिगेशन का मतलब होता है बच्चों सिंचाई। सिंचाई क्या होता है? और इसकी दो मेथड हमें डिस्कस करनी है। तो सिंचाई क्या है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब क्रॉप्स को रेगुलर वाटर की सप्लाई करना एक इंटरवल ऑफ टाइम में इरिगेशन कहलाता है। ठीक है, अब कौन कौन सी दो मेथड है इसकी? फर्स्ट है ड्रिप सिस्टम, दूसरी है स्प्रिंकलर सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम, ड्रिप का मतलब होता है बच्चों बूंद बूंद करके जाना। जैसे आप कभी किसी हॉस्पिटलाइज्ड बंदे को, पर्सन को आपने देखा होगा, तो जब उनको ड्रिप लगती है तो ड्रिप कैसी जाती है? ड्रॉप बाय ड्रॉप जाती है, आपकी बॉडी में एंटर होती है। उसी तरीके से ड्रिप सिस्टम क्या होता है? इसमें जो वाटर है वो रूट में डायरेक्टली मतलब कैसे दिया जाता है? वो सॉइल में, सॉइल के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप आपके रूट्स क्या करती है? उसको ग्रैस्प कर लेती है। ठीक है, इट इज़
इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। मतलब इस सिस्टम में जो वाटर का फॉल होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है रूट के पास में, यानी जड़ों के पास में। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्री। ये बहुत बेस्ट टेक्निक है फ्रूट प्लांट्स को की वाटरिंग की, गार्डनिंग की और ट्रीज़ को कल्टीवेट करने के लिए, ट्रीज़ को इरिगेशन, ट्रीज़ के इरिगेशन के लिए या गार्डन प्लांट्स और ट्रीज़ की सिंचाई के लिए। नेक्स्ट है आपकी स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम होता है जैसे एक आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, फुहारे को देखा, तो फुहारे में क्या होता है कि ऊपर की तरफ पानी जाता है और नीचे एक फुहारे के रूप में गिरता है। तो कभी आपने ट्रेन से ट्रैवल किया होगा तो आप देखते होंगे खेतों में जो सिंचाई होती है वो सिंचाई कैसी होती है कि वहाँ पे कुछ पाइपलाइंस होती हैं, उन पाइपलाइंस में कुछ नोज़ल टॉप होते हैं, ठीक है। वो नोज़ल टॉप क्या करते हैं, रोटेट होते जाते हैं और फुहारों के रूप में पानी जो है वो स्प्रिंकल शावर करते रहते हैं, मतलब शावरिंग प्रोसेस करते रहते हैं। जैसे शावर होता है ना चारों तरफ पानी, वैसे शावर करते रहते हैं प्लांट में। अब वो प्लांट में डायरेक्ट प्लांट की डायरेक्ट रूट में ना जाकर सबसे पहले उनकी किस में जाता है, उनकी लीव्स में, प्लांट्स में, उसके बाद फिर उनकी रूट के थ्रू, फिर उनकी सॉइल के थ्रू उनके रूट में जाते हैं। क्लियर है? तो स्प्रिंकलर सिस्टम आप एक बार रीड कर लीजिए। इन दिस सिस्टम द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप आर ज्वाइंड टू मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. ठीक है? The sprinkler is very useful for lawns, coffee प्लांटेशन, सेवरल अदर क्रॉप्स। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें परपेंडिकुलर कुछ पाइप्स जाते हैं जिसमें नोज़ल टॉप होते हैं, रोटेटिंग नोज़ल टॉप्स होते हैं और वो मेन पाइपलाइन के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। ये मेन पाइपलाइन क्या करती है, जब इसमें से पानी प्रेशर के थ्रू जाता है, पंप से प्रेशर के थ्रू पानी जाता है, तो ये क्या करता है, वो जो स्केपिंग जो रोटेटिंग नोज़ल्स लगे हुए हैं उनके थ्रू जैसे बारिश हो रही हो वैसे उन बूंदों के रूप में आपके प्लांट में पड़ता है और उसके बाद सॉइल में जाता है, जिसके बाद वो रूट के द्वारा इनगल्फ कर लिया जाता है या ग्रेस्प कर लिया जाता है, सोक कर लिया जाता है। क्लियर है? इसका यूज़ आप करते हैं लॉन, कॉफ़ी प्लांटेशन और दूसरे टाइप के जैसे राइस की जो क्रॉप्स हो गई उन सभी में। ठीक है, नेक्स्ट है ए वीट इज शोन इन द खरीफ सीजन, व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अब देखिए हमें दो टाइप की जो क्रॉप्स का डिस्कशन किया था, फर्स्ट खरीफ एंड सेकंड रबी। तो ये जो होती हैं अपने अपने सीज़न के अकॉर्डिंग, इनमें कुछ जो आपके क्रॉप्स का डिवीज़न किया गया था वो अपने अपने सीज़न के अकॉर्डिंग किया गया था। वो अपने अपने सीज़न के अकॉर्डिंग क्यों किया गया था, क्योंकि कुछ जो होते हैं क्रॉप्स उनको कम पानी की ज़रूरत होती है और कुछ क्रॉप्स जो होती हैं उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो खरीफ का जो सीज़न होता है बच्चों वो होता है रेनी सीज़न। दैट मीन्स खरीफ की जो फसलें होती हैं वो जून से सितंबर के बीच में होती हैं और यहाँ पे टोटली बारिश का मौसम होता है इस टाइम पे। तो खरीफ की फसलों को खरीफ की जो फसल है ऑब्वियस सी चीज़ है, उस टाइम पे जो खरीफ का जो सीज़न है उस टाइम पे जो फसलें होंगी उनमें बहुत ज़्यादा वाटर में ग्रो करने की कैपेसिटी होगी। ठीक है, मतलब खरीफ ऑब्वियस सी चीज़ है कि आपका रेनी सीज़न में हो रहा है, दैट मीन्स उस टाइम पे जो क्रॉप्स होंगी उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती होगी, इसलिए वो खरीफ की फसलें कहलाती हैं क्योंकि वो रेनी सीज़न में हो रही हैं। अब रबी की फसलों को उतनी पानी की नीड नहीं होती है जितनी खरीफ की फसलों को होती है। ठीक है, तो जो वीट है, वीट एक रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। वीट किसका एग्जाम्पल है? वीट एक रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। दैट मीन्स वीट को कल्टीवेट होने के लिए, वीट को उगाने के लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए हमें कम पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर हम वीट को खरीफ के सीज़न में उगाएंगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि ज़्यादा वाटर का अमाउंट होने के कारण उनके जो बीज हैं वो क्या हो जाएंगे, ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जो ख़राब हो जाएंगे और उनके लिए तो ये वेदर की कंडीशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा पानी की कंडीशन, दैट मीन्स एक्सट्रीम कंडीशन, क्योंकि जो गेहूँ है वो तो कम पानी में ग्रो करता है ना। तो अगर हम उसको खरीफ के सीज़न में उगा रहे हैं दैट मीन्स हम उनको एक्सट्रीम कंडीशन दे रहे हैं। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब होता है बच्चों नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है, तो कम पानी में उगने वाली चीज़ों को अगर हम ज़्यादा पानी में उगाएंगे तो वो तो ख़राब हो जाएंगी।
ठीक है। दैट मीन्स आप अगर गेहूं की फसलों को खरीफ के सीज़न में उगाते हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या है। वीट इज़ रबी क्रॉप, वीट रबी की क्रॉप है एंड इज़ सोन इन द विंटर सीजन, और ये क्या करती है, विंटर सीजन में ग्रो करती है। विंटर सीजन होता है आपका अक्टूबर टू मार्च एंड इट नीड्स वेरी लेस वाटर, और इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इफ़ इट इज़ सोन इन खरीफ सीज़न और रेनी सीज़न, अगर ये अगर इसे खरीफ के सीज़न में उगाया जाए जो कि होता है जून टू सितंबर, द एक्सेस वाटर में डैमेज द क्रॉप, मतलब इसमें जो पानी का ज़्यादा अमाउंट है वो क्या करता है, वो उन सीड्स को डैमेज कर देता है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में रिजल्ट इन वेरी लेस और नो क्रॉप यील्ड। अब इसकी जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है वो क्या करती है, वो उन बीज को, इसका रिज़ल्ट क्या होगा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का, कि उस बीज को अच्छे से ग्रो नहीं होने देगी, और जिसके कारण आपकी जो क्रॉप है उसकी यील्ड क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। यील्ड यानी उसका अमाउंट, फसल को जो प्राप्त करने का आपका अमाउंट है वो कम हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर हम एक ही सॉइल पे बार बार कंटिन्यूशन में क्रॉप उगाते जाएं या प्लांटेशन करते जाएं तो क्या होगा, ठीक है। सॉइल सप्लाई मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। अब आपको पता है कि सॉइल क्या करती है, वो सप्लाई करती है मिनरल न्यूट्रिएंट्स और जितने भी वाटर, ये सारी चीज़ें हैं, ये मेन सोर्सेज जो हैं वो क्रॉप्स को उनके रूट के थ्रू प्रोवाइड करती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इसेंशियल हैं, ठीक है। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स एंड क्रॉप यील्ड डिक्रीज एज प्लांट डू नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। अगर हम कंटिन्यूएशन में कल्टीवेशन करेंगे तो होगा ये कि कंटिन्यूएशन में कल्टीवेशन के कारण वो जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट कम होता जाएगा, दिन ब दिन कम होता जाएगा, जिसके कारण जैसे जैसे हम उसको प्लांट आगे उसको चेंज करते रहेंगे, कल्टीवेट करते रहेंगे, तो क्या होगा, एक टाइम पे ऐसा आएगा कि सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे और हमें एक अच्छा यील्ड या अच्छी फसल जो है हम नहीं ग्रो करा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या है और हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन क्या है। वीड क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था। वीड होते हैं अनडिज़ायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स आर नोन एज वीड्स। वो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो कि खुद ब खुद क्रॉप्स के साथ उगते हैं वो क्या कहलाते हैं, वीड्स कहलाते हैं। अनडिज़ायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वीडिंग। ये जो है वीडिंग प्रोसेस के थ्रू कंट्रोल किए जा सकते हैं। वीडिंग इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। अब वीडिंग प्रोसेस क्या होती है, वीडिंग प्रोसेस में आप अनवांटेड और अनकल्टिवेटेड, मतलब जिसको आप उगा नहीं रहे हैं और जिसे आप चाह भी नहीं रहे हैं कि वो आपके प्लांट्स के साथ, आपके क्रॉप्स के साथ ग्रो करें, उन प्लांट्स को हटाना। वो जो प्लांट्स होते हैं उनको वीड कहते हैं, मतलब अनवांटेड प्लांट्स या अनकल्टिवेटेड प्लांट्स आपके वीड्स कहलाते हैं, और वीड्स को हटाने की जो प्रोसेस होती है वो वीडिंग कहलाती है। वीडिंग इज़ एसेंशियल एज वीड कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट्स। अब वीडिंग क्या होता है, वीडिंग जो होता है वो प्रोसेस, वीडिंग प्रोसेस ज़रूरी है क्योंकि जो वीड्स हैं वो कम्पीट करने लगते हैं आपकी क्रॉप के साथ, आपकी क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स, वाटर, स्पेस एंड लाइट को लेकर, ठीक है। उनके साथ क्या करते हैं, कंपटीशन शो करते हैं, और जब वो कंपटीशन शो करेंगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि आपकी क्रॉप पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। इफ़ अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, सम वीड्स आर इवन पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। अगर वो आपके जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ पे अफेक्ट करते हैं तो जो आपके वीड्स हैं वो पॉइजनस, आपके जो वीड्स होते हैं वो आपकी क्रॉप की ग्रोथ के साथ साथ आपके एनिमल्स जो होते हैं, चाहे आपके जो खेत में काम करने वाले एनिमल्स हैं या नॉर्मल एनिमल्स हैं, उनके लिए, साथ ही साथ आपके जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए भी क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। अब इनके लिए दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। फर्स्ट मेथड है फिज़िकल एंड सेकंड मेथड है केमिकल मेथड।
तो फर्स्ट मेथड वो होती है जिसमें आप बाय द हेल्प ऑफ हैंड आप उनको क्या कर सकते हो, उन प्लांट्स को अपरूट कर सकते हो। अपरूट करना यानी उनको उखाड़ के फेंक देना। फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, ये फिजिकल मेथड है जिसमें आप क्या कर सकते हो, बाय द हेल्प ऑफ योर हैंड एंड अनदर एनी इंस्ट्रूमेंट आप क्या कर सकते हो, उन प्लांट्स को अपरूट कर सकते हो आपके ग्राउंड से टाइम टू टाइम, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद आप उसको चेक कर सकते हो। एंड सेकंड होता है वीडीसाइड प्रोसेस के थ्रू। वीडीसाइड यानी जो वीड्स को केमिकली कंट्रोल कर सके, वो आपके क्या कहलाते हैं, वीडीसाइड। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें आपकी नंबरिंग दी है, इसके अकॉर्डिंग आप उनको अरेंज कर सकते हैं। लास्ट है आपका जो पजल सॉल्व है, वो पजल सॉल्व देख लेते हैं। तो कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको कुछ क्लू दिए गए हैं, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप उस पज़ल को सॉल्व कर सकते हो। अब मैं इसको यहाँ पे डिस्कस करते चलते हैं, हम बताते चलते हैं। प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करना क्या होता है, इरिगेशन, ऑब्वियस सी चीज़ है। कीप क्रॉप्स ग्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, क्रॉप के जो ग्रेन्स है उसको लॉन्ग टाइम पे रखना क्या कहलाता है, आपका स्टोरेज, भंडारण। ठीक है, जो हमने लास्ट स्टेप देखा था। सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, एक ही टाइप के प्लांट्स को ग्रो कराना क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। ये तो मतलब डाउन था, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। अब अक्रॉस मतलब आपका जो आपका कैसा चलेगा, आपका वर्टिकली चलेगा। ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ये फॉर्म में चलता है। अब देखिए अक्रॉस में क्या आएगा, अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, मतलब वो मशीन जो कि मैच्योर्ड क्रॉप को क्या करना होता है, काटने के लिए, या फिर मैच्योर्ड क्रॉप को कटिंग के लिए यूज़ की जाती है, तो आप उसको हार्वेस्टर कहते हैं। रबी क्रॉप दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। ठीक है, रबी क्रॉप में कौन सी पल्स है आपकी, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द कॉफ, तो इसको क्या कहते हैं आप, जो आपकी प्रोसेस होती है जिससे आप काफ को ग्रेन से अलग करते हैं, तो विनोइंग प्रोसेस कहलाती है आपकी। तो ये भी कोई विनोइंग प्रोसेस है। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया था, आपका इरिगेशन, हार्वेस्टर, स्टोरेज, ग्राम, फिर आपका विनोइंग, क्रॉप, ये आपकी पजल थी जो आपकी सॉल्व हुई। इसी के साथ आपका ये चैप्टर सारे स्टेप्स के साथ, सारी एक्सरसाइजेस के साथ यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आप लोग को सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें, कंटेंट आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप भेज सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे बेस्ड। टिल देन बाय।